जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। इस क्लास में हम आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ डेली सीटेट के आपके जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो साथियों, ये क्लास हमारी डेली होती है, आप डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको सीटेट एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। चलिए अभी शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई, जो भारतीय लोकतंत्र है उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बी, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। सी, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। या डी, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या भाई कि जो भारत में पहला आम चुनाव आपका 1950 में नहीं हुआ था, यही आपका स्टेटमेंट गलत है। आपका जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका 1951 से 1952 में। ठीक है भाई, 1950 में नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट बी आपका गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? भाई, जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 या डी 6। तो देखिए भाई, ग्राम पंचायत जो होती हैं भारत में वो आपके 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। कितने भाई? वो आपके उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी हम चुनाव हुए उसके चुनाव के बाद, जीतने के बाद जो भी आपका जो भी पद वगैरह जीतते हैं, जो भी आपका सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, आपके पार्षद होते हैं, ये सभी होते हैं, वो आपके उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए वहां पर उनका कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? भाई, जो पुलिस थाने का प्रभारी होता है उसका पदनाम क्या होता है, ये पूछा आपसे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में ही पूछा गया है, कभी आप ऐसे सोचिए कि भाई कुछ भी क्वेश्चन है, सीटेट का ये। ऑप्शन ए, अफसर ओ स्पेशल ड्यूटी। बी, होम इंस्पेक्टर। सी, स्टेशन हाउस अफसर। या डी, पुलिस अधीक्षक। तो देखिए, पुलिस थाने के जो प्रभारी होता है उसको बोलते हैं आप एसएचओ। आपने सुना होगा भी एसएचओ। तो एसएचओ जो होता है वो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर या स्टेशन हाउस अफसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? वो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था 2005 में आया था, उसमें कोई संशोधन किया था, तो उसने क्या मुहैया करवाया था? ऑप्शन ए, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। बी, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। सी, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। या डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो देखिए साथियों, वो आपका संशोधन हुआ था, क्या हुआ था अभी कि जो महिलाएं होती थी उनको पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी जो होती थी, बराबर का हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया था उनको। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? वो जो भारतीय संविधान की व्याख्या है उसका अंतिम अर्थ निर्णायक कौन है, किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका। बी, अटॉर्नी जनरल। सी, भारत के राष्ट्रपति। या डी, संसद। तो देखिए साथियों, उसको माना जाएगा न्यायपालिका। क्या भाई, आपकी जो न्यायपालिका है वो ही तो आपका वो करती है भाई, व्याख्या करती है ना, उसकी संविधान की जो भी उसका अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को कहा जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के 3 अंग होते हैं सरकार के। तो यहाँ पर न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? भाई, जो आपका अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 था, ये किसको न्याय दिलाने के लिए, कैसा कौन सा समुदाय था जिसको न्याय दिलाने के लिए ये पारित हुआ था? ऑप्शन ए, आदिवासी एवं दलित। बी, केवल अल्पसंख्यक। सी, दलित एवं अल्पसंख्यक। या डी, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो देखिए दोस्तों, वो हुआ था आपका आदिवासी एवं दलित जो होते हैं, आदिवासी और दलित लोग जो होते हैं
उस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए ये पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश डैश कहा जाता है। भाई कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर हों, उस सरकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गणतंत्रात्मक, बी संघवाद, सी धर्मनिरपेक्ष या डी उदारवादी। तो देखिए साथियों, उसको कहा जाता है आपका संघवाद। क्या कहा जाता है भी दोस्तों? उसको आपका संघवाद कहा जाता है, जब हाँ एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो। जैसे हमारे यहाँ है भाई, आपकी सरकार की 3 स्तर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 है। तो विधायिका अपना कानून वगैरह बनाती है, न्यायपालिका न्याय वगैरह देखती है, और कार्यपालिका अपने कार्यों को करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर संघवाद जो है वो उसको संघवाद कहा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट आपका सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, बी न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। अब देखिए 2 स्टेटमेंट है, इनमें से क्या करना है कि जो ऐसी कौन सी नीति है जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, इन दोनों में से आपको बताना है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, बी ए और बी दोनों ही नहीं, सी केवल ए या डी केवल बी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? ए और बी दोनों आपके सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, दोनों ही नीतियां। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 9, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। भाई अब जो चर्चा हो रही है कि भाई नई दिल्ली की वास्तुशैली किस प्रकार की है, उस पर चर्चा हो रही है। तो उस चर्चा में शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए? ऑप्शन ए उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, बी यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय भाव का पैदा करती है, सी कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, या डी इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। तो देखिए भाई, जो आपकी वास्तुशैली की चर्चा में शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, वो करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कि यह कैसे ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इस पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भाई जो आपका इतिहास शिक्षण होता है उसका उद्देश्य कहाँ केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, बी अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, सी भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, या डी भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए किस पर? कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो उन मुद्दों का आपको केंद्रित होना चाहिए, वो आपका उद्देश्य केंद्रित यही होना चाहिए इतिहास शिक्षण में, कि भाई जो वो मुद्दे, उन मुद्दों की पहचान करना है आपको जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? जो आपके समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाना है, तो उनको लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए आपके? आपका ऑप्शन है ए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या डी विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो बताइए भाई इन चारों में से ABCD में से क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑप्शन आपके ACD सही है, बी BCD सही है, सी ऑप्शन सी, यहाँ पर सी ऑप्शन है, ABC सही है, या डी AB और डी सही है। तो देखिए इनमें से जो मुख्य उद्देश्य होने चाहिए आपके, वो होंगे आपके ए, बी और डी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हमारा ए सही, बी और डी जो हैं ये मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। भाई जो आकलन होता है वो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के आकलन को बल देना है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद करने का मापन करना, बी अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, सी उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, या डी
अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की जो क्षमता होती है उसका मूल्यांकन करना। तो इस पर बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भाई, जो द्वितीयक स्रोत होते हैं उसका उदाहरण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है ए भारत का संविधान, बी अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग, सी ए बैली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, डी जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए भाई यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलेक्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है ये आपका यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ऑप्शन ए रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, बी सत्तनार कृत मनी मेकलई, सी ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, या डी रामसुंदरी देवी कृत हमार जीवन। तो ये देखिए यहाँ पर आत्मकथाएं दी गई हैं और उनके नाम हैं लेखकों के जिसने आत्मकथाएं लिखी हैं। तो आपको क्या करना है कि औपनिवेशिक काल में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी इनमें से क्या संदर्भ के रूप में ले सकते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या भाई? रामसुंदरी देवी कृत जो आमार जीवन है इसको आप संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, बी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, सी चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या डी पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट जो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भागीदार बनना ये अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? अब बताना है आपको इनमें से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन ए भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, बी गहनों में प्रयुक्त हो सोना और चांदी, सी शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, या डी पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो साथियों यहाँ पर आपका जो खनिज नहीं है वो नहीं है आपका कि जो भोजन में पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो होता है जिसको आप खाते हैं नमक को, वो आपका खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? भाई सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए कालाहारी मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल, या डी थार मरुस्थल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सहारा का मरुस्थल है। इसका भाई सहारा मरुस्थल जो है आपका ये सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। मक्का का जन्म स्थान है, जो आपकी मक्का होती है मेज जो बोलते हैं इंग्लिश में, भाई जो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो आप वो मक्का की बात हो रही है। तो उसका जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ से है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, या डी रूस। तो देखिए मक्का जो है वो आपकी अमेरिका की मूल पौधा है, अमेरिका का, अमेरिका में इसका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। साथियों ये भी आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी है, भाई सबसे ज्यादा अवसाद कौन सी नदी ढोती है? ऑप्शन ए अमेजन, बी नील, सी ब्रह्मपुत्र, या डी गंगा। तो सबसे ज्यादा अवसाद ढोती है आपकी अमेजन नदी। कौन सी नदी भाई? जो अमेजन नदी है आपकी वो आपकी जो सबसे ज्यादा अवसाद होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। लोथल डैश डैश था, भाई जो लोथल है वो क्या था? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, बी हड़प्पा की कृषि तकनीकी का केंद्र, सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र, या डी सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। तो देखिए भाई लोथल जो था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम की, तो उस समय का ये एक बड़ा बंदरगाह था और उसका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था लोथल। आज के समय ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।